हेलो डियर ऑल, वेलकम बैक। दिस इज योर लेक्चर नंबर 3। और जिसने ये लेक्चर नंबर 1 और 2 को नहीं देखा है, प्लीज़ उन्हें एक बार देखिएगा। उसी के बाद लेक्चर 3 में आगे बढ़ना है। तो लास्ट लेक्चर्स को हम आगे बढ़ाते हैं और अब लेक्चर नंबर 3 में सबसे पहले मैं आपको यहाँ एंगल बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल, जब इंटरनल बाइसेक्टर होता है कोई भी किसी एंगल का, तो क्या प्रॉपर्टी लगती है वो मैं आपको समझा देता हूँ। लेट्स से ये कोई है ट्राइंगल आपके पास, ठीक है। ठीक है जी। अब इस ट्राइंगल में अगर मैं इसकी यहाँ पे नेमिंग करूँ, और नेमिंग में बेटा इसको मैं एक सेकेंड, मैं इसको यहाँ नेमिंग दे देता हूँ। लेट्स से ये है आपका ट्राइंगल ए बी और सी। और अगर इस क्वेश्चन में हमारे इस एंगल ए को कोई भी लाइन अगर बाइसेक्ट कर देती है, लाइन बी डी, तो यहाँ पे क्या है, आपका ये जो एंगल ए है वो इंटरनली बाइसेक्ट किया गया है अंदर की तरफ एक लाइन बी डी ने। तो हमारे पास क्या प्रॉपर्टी होती है इसकी, ये ध्यान रखना। जब ये इंटरनली बाइसेक्टर, ये जो इंटरनली इसको बाइसेक्ट कर रहा है एंगल, तो ये क्या करता है, इस डी का जो डिस्टेंस होता है इस पॉइंट बी से, और इसी डी का जो डिस्टेंस होता है पॉइंट सी से, उनका एक रेशो बनता है। और वो रेशो किसके इक्वल होता है, आपकी बची हुई दो साइड्स के रेशो से। अगर बी डी आपने ऊपर लिया था तो उससे एसोसिएटेड साइड यानी ए बी को आप ऊपर ही रखिए, और डिनोमिनेटर में क्योंकि सी डी था तो सी डी से एसोसिएटेड जो हमारे पास साइड है ए सी, ठीक है। तो ये हमारा एक रेशो बनता है। इस चीज को रखिएगा आप लोग ध्यान, जब भी इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल टाइप का कुछ आपको दिखेगा। अब सर कहने का मीनिंग क्या है, कहने का मीनिंग ये है, जैसा कि आप इस क्वेश्चन में देख रहे हैं, जो हमारा ये एडी है उसने इस एंगल ए को बाइसेक्ट किया है। बी डी 6 गिवन है, ए बी आपको यहाँ पे बी डी 4, ए बी 6, डी सी यहाँ पे 3 सेंटीमीटर सब कुछ दे रखा है। तो जब वो आपसे डिटरमाइन करवा रहा है वैल्यू ऑफ ए सी, तो आप इसी प्रॉपर्टी को लगा सकते हैं, इसी प्रॉपर्टी को लगा सकते हैं, और डायरेक्टली यू हैव टू राइट योर आंसर, क्योंकि ये आपसे 1 मार्क में ही पूछा जाएगा। नो बडी विल टेल यू कि ये कैसे प्रूव हुआ है, ठीक है। तो जब आप इसको डायरेक्टली यहाँ पे करेंगे तो आपको ये रेशो पता है, ये जो आपका बी डी है और जो आपका यहाँ पे डी सी होगा, इनका जो रेशो है वो यहाँ पे ए बी और ए सी के इक्वल यहाँ पे होने जा रहा है। सो विद द सेम प्रॉपर्टी, दिस इज योर 4/3, दिस इज योर 4/3, एंड दिस इज योर 6 अपॉन ए सी जो मुझे चाहिए। अब अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करवाऊँ तो यहाँ ए सी की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 6 × 3 डिवाइडेड बाय 4। कोई चैलेंज नहीं है आप लोगों के लिए, यहाँ पे बहुत इजी चल रहा है यार। और यहाँ से आपका आंसर आता है 18/4, और इसको सॉल्व करने से आएगा आपके पास 4.5 सेंटीमीटर, ठीक है। सो ये होता है आपका बिल्कुल पहला आंसर इस क्वेश्चन में। आगे अगर आप देखें, फिर से एक ऐसा ही फिगर आपको गिवन है, फिर से ही एक ऐसा क्वेश्चन है। तो आप अगर इसको ट्राई करोगे तो करके देखो, अदरवाइज मैं अगर इसको यहाँ सॉल्व करवाऊँ तो सिंपल सा लॉजिक है। यहाँ पे आपका इस बार जो आंसर आएगा वो आपको यहाँ पे देखना है और बी डी डी सी का देना है। फिर से ए डी बाइसेक्टर बना आपके एंगल बी ए सी का, तो आपको पता है यहाँ पे जो आपका, इस बार उल्टा करते हैं, जो ए बी अपॉन ए सी का रेशो बनेगा वो यहाँ पे आपके बी डी और सी डी यानी डी सी का रेशो बनता है। ए बी का वैल्यू है 10, ए सी का वैल्यू है 14,
बी डी उसने x बोला है, सी डी उसने यहाँ पे 6 माइनस एक्स बोला है। तो जब आप यहाँ इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे ये बनेगा 60 माइनस 10x, है ना। जब इस फैक्टर का यहाँ इंटू होगा और ये बन जाएगा आपका 14 इंटू एक्स, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 60 इज इक्वल्स टू, ये जब यहाँ जाएगा तो ये बन जाएगा आपका 24x। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और 6 की टेबल से अगर मैं इस दोनों को डिवाइड करूँ तो ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा यहाँ पे 4x। फर्दर डिवाइड कराऊँ तो ये 5, ये बन जाएगा 2x। और x की वैल्यू जो मेरे पास यहाँ पे आएगी वो आएगी 5/2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 5/2 जो मेरे पे वैल्यू आया है, अब मुझे यहाँ पे जिस चीज़ का आंसर देना है वो है बी डी। ठीक है, तो बी डी क्योंकि मेरा x के ही इक्वल गिवन था तो वो सीधे 5/2 सेंटीमीटर आया। और वहीं अगर मैं सी डी का वैल्यू मांगूँ तो 6 में से मुझे किसको माइनस करना है, 5/2 को। और 5/2 को जब आप यहाँ माइनस करेंगे तो ये आपको मिल जाएगा 12 माइनस 5/2 यानी 7/2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आप ऐसा भी छोड़ सकते हैं। पॉइंट्स में आंसर देना है तो ये 2.5 सेंटीमीटर हो जाएगा और यही आपका आंसर 3.5 सेंटीमीटर बन जाएगा। सो विद दिस वे योर दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो डन। ठीक है, समझ में आ रहा होगा क्या चल रहा है। अब अगला जो क्वेश्चन हम देखने वाले हैं ये क्वेश्चन 20th है, 19 को अभी होल्ड पे रखते हैं। सिंपल सी बात है, आपका जो ए बी है, देखो भाई रेशो कौन सा गिवन है आपको, रेशो देखना बड़े गौर से, ए बी अपॉन ए सी और बी डी अपॉन डी सी। ठीक है, तो जब आपको ये रेशो गिवन है तो क्लियरली यहाँ पे एंगल ए बाइसेक्ट ही हुआ होगा। सिंपल सा लॉजिक है, ये एंगल है आपका 70 और ये एंगल आपका आया है 50। तो अगेन 1 मार्क के हिसाब से आपको ये सॉल्व करना है यहाँ पे। तो रूल बड़ा सिंपल है यार, जब आपने एंगल सम प्रॉपर्टी सोचा, जब आपने ट्राइंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी सोचा तो यहाँ से आपको क्लियरली पता चलता है एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी होता है 180 डिग्री। और अगर ये 70 और ये 50 है और दोनों को अगर मैं यहाँ माइनस करने के लिए ले जाऊँ यानी 120, तो जो एंगल ए मेरा है वो आ जाएगा 60 डिग्री। कोई चैलेंज नहीं है। अब क्योंकि ये रेशियोज आपके इक्वली गिवन थे तो क्लियरली जो ए डी होगा वो क्या बनेगा, वो बाइसेक्टर बनेगा ऑफ एंगल ए का। अब एंगल ए को अगर वो बाइसेक्ट कर रहा है तो यहाँ से अगर ये वैल्यू 60 है तो डेफिनेटली ये 30 डिग्री बन जाएगा, है ना। ये ध्यान से देखना यार, इस चीज़ को मैं हाईलाइट कर देता हूँ आपके लिए, कोई टेंशन नहीं है। तो ये 30 डिग्री बन जाएगा और जैसे ही वो 30 डिग्री बना तो जो आपका बी ए डी वाला एंगल था उसका आंसर भी यहाँ 30 मिल जाएगा। यही हमने प्रॉपर्टी में पढ़ा है। ठीक है, तो ये था हमारा जब आपका एंगल इंटरनल बाइसेक्टर था। अब किसी क्वेश्चन में बाय चांस इंटरनल की जगह आपका यही ट्राइंगल अगर एक्सटर्नली कट हो जाए, आई मीन एक्सटर्नली कट बन जाए, कोई टेंशन नहीं है। तो बाय चांस ये आपका ट्राइंगल है, फिर से ए बी सी ही नाम दे देते हैं इसको। चलिए भाई, तो ये बनता है आपका ए, ये बनता है बी और ये बनता है सी। अगर मैं इस लाइन को एक्सटेंड कर दूं लाइक दिस, अब सपोज इस एंगल ए को अब एक्सटर्नली कट किया गया है, अब एक्सटर्नली कट किया गया है वाया बाइसेक्टर ए डी। ठीक है, तो अगर इसको एक्सटर्नली कट किया गया है तो इस क्वेश्चन में भी कुछ भी नहीं है, जैसे आपने लास्ट टाइम देखा था, जो डिस्टेंस इस बी का डी के साथ होगा
और जो डिस्टेंस इस सी का डी के साथ होगा, सेम वही लॉजिक है, उनका आपस में रेशो बनेगा और वो रेशो किसके बराबर होगा, ए बी, यानी इस बी डी वाली साइड का, यानी ये ए बी, दोनों में बी और बी कॉमन है देखो, और ए सी का रेशो बन जाएगा। ठीक है, तो बहुत इजी है, इंटरनली कट करे चाहे एक्सटर्नली कट करे, बट ध्यान रखना बी डी और सी डी का ही लॉजिक बनता है और ए बी ए सी का ही लॉजिक बनता है। सो अगर आपसे यहाँ पे ये क्वेश्चन उसने पुट करा तो यहाँ पे आप पढ़ भी सकते हो, ये ए ई जो है वो बाइसेक्टर है आपके एक्सटीरियर एंगल सी ए डी का, है ना। तो ये एक्सटर्नली, ये देखो ये जो एंगल ए है इसको कट किसने किया है, ए ई ने कट किया है। तो यहीं पे अगर मैं इस प्रॉपर्टी को देखूं तो इसके हिसाब से जो यहाँ पे फॉर्मूला बनता है उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली आपको पता है जो डिस्टेंस इस पॉइंट ई का जो इसने कट किया है, तो यहाँ पे आपका जो बी ई होगा और जो आपका सी ई होगा उसका रेशो बनेगा और वो आपके ए बी अपॉन ए सी रेशो के इक्वल होगा। अब आपको जो बी ई दे रखा है वो यहाँ पे दे रखा है 12 प्लस एक्स, जो आपको सी ई दे रखा है वो यहाँ पे दे रखा है बस एक्स, ए बी की वैल्यू है यहाँ पे 10, ए सी की वैल्यू है यहाँ पे 6। तो ये रेशो तो बन गया। अब अगर मैं इसको कैंसिल आउट करूँ 2 की टेबल से तो दिस इज 5/3 और क्रॉस मल्टीप्लाई करने से 12 इंटू 3 बनता है 36, ये बन जाएगा आपका 3x और यहाँ पे हो जाएगा आपका 5x। तो 36 का जो वैल्यू है वो यहाँ 2x के इक्वल आएगा और x का वैल्यू यहाँ पे बन जाएगा 18। ठीक है, क्योंकि आपको पता है यार ये इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो जैसे ही आपका 18 आया तो जो CE था आपका उसका आंसर आ गया है यहाँ पे 18 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा आज के लेक्चर में, ये इंटरनल बाइसेक्टर या एक्सटर्नल बाइसेक्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो बेसिकली MCQ के अलावा तो कुछ वैसे भी नहीं आएगा आपके CBSE एग्जाम में। तो MCQ अगर ऐसा कोई आ जाता है तो पैनिक होने वाला बात नहीं है, आराम से आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, अब आता है एक ट्रेपीजियम। एक ट्रेपीजियम और उसके डायगोनल्स में क्या रिलेशन होता है। तो ट्रेपीजियम आपको पता है, अगर कोई भी फिगर आपकी ट्रेपीजियम अगर उसको बनना है ना, तो लेट्स से ये अगर आपका ए बी सी और डी नाम का अगर ट्रेपीजियम है ना, अगर ए बी सी डी यहाँ ट्रेपीजियम है तो क्लियरली आपको ए बी यहाँ पे सी डी के पैरेलल मिलेगा और जो आपकी नॉन पैरेलल साइड्स होंगी यहाँ पे, है ना, नॉन पैरेलल साइड्स भी कुछ ना कुछ होंगी। तो नॉन पैरेलल साइड्स भी आपको जरूर मिलती हैं और वो है इस केस में ए डी और बी सी। ठीक है, तो ट्रेपीजियम का मतलब ही ये है, एक साइड आपकी पैरेलल हो जाती हैं और एक आपकी नॉन पैरेलल साइड्स रहती हैं, लेकिन वी आर मोर कंसर्न्ड अबाउट देयर डायगोनल्स। सो लेट्स से अगर मैं इनके डायगोनल्स की बात करूं किसी भी ट्रेपीजियम के, तो सिंपल सा बात है, अगर ये ओ पे इंटरसेक्ट करते हैं तो इनके जो रिलेशन यहाँ पे होता है वो रिलेशन ये है कि ये डायगोनल्स जहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं तो ये एक रेशो बनाते हैं, ये भी जैसे ओ ए का जो रेशो बनेगा वो बनेगा उसके डिवीजन में आएगा ओ सी। ठीक है, यानी सी ओ लिख सकते हो आप, इज इक्वल्स टू, आपने ऊपर से स्टार्ट किया, ऊपर को लो, फिर नीचे वाले को लो, फिर यहीं से फिर से ऊपर को लो, तो ये बन जाएगा आपका बी ओ अपॉन, फिर उसके नीचे कौन आएगा, डी ओ, यानी ये वाला पार्ट। तो क्लियरली कोई भी फिगर अगर ट्रेपीजियम हुई और अगर ट्रेपीजियम ना भी हुई और उसने आपसे बोला कि इस पर्टिकुलर फिगर में ये दो आपके
पैरेलल साइड्स हैं, है ना, तो भी आप ये लॉजिक लगा सकते हो डायगोनल्स का। तो इसी के बेसिस पे अगर मैं इस क्वेश्चन को उठाऊं तो यहाँ पे आपको क्या क्या गिवन है, आपको यहाँ D E, this is your C, huh? This is not your E by the way. Let me correct it. Okay, so this is your C. ठीक है, तो यहाँ पे आपको गिवन है कि आपका जो DC है और AB आपस में पैरेलल है। तो क्योंकि ये फिर से MCQ होगा, तो जो डायगोनल्स होते हैं, है ना, जो डायगोनल्स होते हैं दे आर इन अ प्रोपोर्शन, और वो प्रोपोर्शन क्या है, इसके हिसाब से ऊपर लिखा है DO, फिर DO के नीचे कौन है यहाँ पे, BO। तो DO अपॉन BO इज इक्वल्स टू CO अपॉन AO, है ना। तो यही रिलेशन आपको यहाँ पे पता है कि किसी भी पैरेलल लाइंस के बीच में कोई फिगर होगा तो उनके डायगोनल्स या पैरेललोग्राम या ट्रेपीजियम के भी यही रिलेशन होता है। तो यहाँ से अब मैं वैल्यू डाल रहा हूँ, ये मिला मुझे 6x माइनस 5, यहाँ पे BO की वैल्यू है मेरे पास 2x प्लस 1, CO की वैल्यू है 5x माइनस 3 और OA का वैल्यू है मेरे पास 3x माइनस 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करो भाई, दिस इज योर 18x स्क्वायर, फिर यहाँ पे करो दिस योर माइनस का 15x, फिर इसके साथ करो दिस योर माइनस का 6x और माइनस 1 इंटू माइनस 5 इज योर प्लस का 5 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 5 इज योर 10x स्क्वायर, 2 इंटू 3 इज योर माइनस का 6x, 1 इंटू दिस इज योर प्लस का 5x एंड 1 इंटू माइनस 3 इज योर माइनस 3। सबको देखो ये आपस में कैंसिल हो गए, इन सबको इधर ले आओ तो ये बन जाएगा माइनस होके 8x स्क्वायर, ये बन जाएगा माइनस का 20x और ये बन जाएगा प्लस का 8 इज इक्वल्स टू 0। कोई चैलेंज नहीं होगा यहाँ पे आपको फैक्टर्स करने में। सब चीज़ों में अगर आप देखो तो 4 कॉमन आ रहा है, तो अगर यहाँ 4 कॉमन आ रहा है तो 4 को कॉमन रहने दीजिए, कोई ट्रबल नहीं है, इसको यहाँ से हटाइए। तो 4 को जैसे ही आपने कॉमन लिया ये बना आपका x स्क्वायर, अबे यार ये रब मैं करता हूँ, तो ये आपका बना यहाँ पे 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस का 2 इज इक्वल्स टू 0। तो ये भी यहाँ से गायब हो गया, ये 4 भी। तो फैक्टर बना 2x 1 और दूसरा बनेगा यहाँ x और 2 का, दोनों को अगर मैं माइनस माइनस कर दूं इक्वल्स टू 0 कर दूं तो ये मेरे पास बन के आता है फैक्टर, और यहाँ से x की वैल्यू 2 भी आती है और x की वैल्यू 1/2 भी आती है। तो एग्जामिनेशन में आपसे जो वैल्यू भी वो मांग ले आप उसका आंसर यहाँ दे सकते हैं। बट आपका ये जो हाफ यहाँ पे आया है, आपका ये जो हाफ यहाँ पे आया है, इस वैल्यू को आप लोग नहीं ले सकते। और द रीज़न इज़ अगर आप OD का वैल्यू देखो तो OD का जो वैल्यू है वो है 6x माइनस 5, और अगर आपने यहाँ हाफ ले लिया तो 6 का हाफ होता है, सिंपल सी बात है 3, और 3 में से 5 अगर माइनस करोगे तो एक नेगेटिव आंसर आएगा, और आपका जो साइड है कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। सो इस वजह से आपका आंसर आता है यहाँ पे 2। ठीक है, सो होपफुली ये लेक्चर 3 आपको समझ में आया होगा। आज का लेक्चर पूरी तरह डोमिनेट किया है दो ऐसी प्रॉपर्टीज़ ने जिससे MCQs बहुत पूछे जाते हैं, तो इन्हें आराम से अपने ब्रेन में बैठा लीजिएगा। ज़्यादा एग्जाम्पल्स को वी हैवंट कवर्ड, इसके अलावा आपको कुछ देखने की जरूरत नहीं है, बस इन प्रॉपर्टीज़ को आप याद रखिएगा। चलो फिर, थैंक यू यार।